मैम को ब्लाइंडली फॉलो किया है। उन्होंने जो कुछ बोला मैंने किया है और मेरा हो गया। और आपको भी यही करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और आज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आज हमारे साथ स्टूडेंट है हमारे बैच के, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट भी क्वालिफाई किया है, गेट भी क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 24। और अभी उनका पीजी चल रहा है, मास्टर्स भी अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, कैसे उन्होंने ये तीनों एग्जामिनेशन को क्लियर किया, क्या अप्रोच रहा था सोशोलॉजी सब्जेक्ट से डील करने का। जैसे वाहिद हैं, वो सोशोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, बट फिर भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो सारे जो अप्रोच है हम लोग जानेंगे, सारा स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल ये सेशन होने वाला है सारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आप अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड कहाँ से है, क्या पढ़ाई आपने की है अभी तक, और कैसे आपने थैंक यू यूजीसी सो नेट मच के मैम। बारे में सोचा। हाँ, तो माई सेल्फ वाहिद, मैं असम से हूँ एंड आई एम लिविंग इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम राइट नाउ। बेसिकली आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग I completed my engineering in 2019 in the Department of Computer Science and Engineering from Jorhat Engineering College, a very reputed engineering college under Government of Assam. तो फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मतलब लाइफ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ कभी कुछ भी हो सकता है। और इंजीनियर्स के बारे में तो और भी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कभी भी माइंड में कुछ आता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। मैं काम करना चाहता था और मुझे नौकरी भी मिली। आ, आ, तो वहाँ पर मुझे एज ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया गया था। तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ, लेकिन फिर कोविड आया। कोविड के बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और उसके बाद फिर वापस जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि क्राइसिस चल रहा था। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना चाहिए। तो हो गया बहुत, जो कुछ पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया। अब लेट मी एक्सप्लोर दिस थिंग आल्सो। एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम। फिर एक डेढ़ साल साल की तैयारी के बाद मुझे समझ आ गया कि शायद दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, या फिर आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस थिंग। और उसके बाद फिर इसी दौरान एक चीज ये हुआ कि जब मैं क्लासेस कर रहा था तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था। और मतलब जो थ्योरीज हम पढ़ रहे थे, पता नहीं इतना अच्छा लग रहा था कि ये ही वो थ्योरीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को गाइड कर रहे हैं, और हमको पता तक नहीं था, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ, उसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है। बट जब इस दुनिया में आया तो समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अपने अपने थॉट्स और आइडियाज उन्होंने दिए। और उसके बदौलत हम आज इतने अच्छे से हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, देश चल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो हाँ, बचपन से तो यही लगता था कि नहीं, ठीक है, हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब कुछ, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी एक इंसान का दिमाग है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। तो वो एक इंसान की सोच है जो उन्होंने किताब में लिखी, और वो बात आज इम्प्लीमेंट हो रहा है रियल वर्ल्ड में। तो वहां से फिर समझ में आया कि नहीं, कुछ करना चाहिए, इस डायरेक्शन में भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं है जैसा आपकी परसेप्शन बनाया जाता है समाज में, हमारे स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, कि ह्यूमैनिटीज बहुत गलत चीज है। मतलब जो कुछ नहीं कर सकते वो आर्ट्स में जाते हैं, या फिर कुछ स्कोप नहीं है ना। तो मुझे लगा कि नहीं, अब सब कुछ देख चुके हैं तो इसको भी देखेंगे, और इसमें भी ऐसा कुछ होगा जरूर जो मतलब अभी तक हमें नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
उस चीज़ को एक्सप्लोर करनी है। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि अगर नहीं करना है तो फिर क्या करना है? यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है तो फिर क्या करना है? तो फिर डिसीजन लिया कि नहीं, सोशियोलॉजी पढ़नी है या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था, जॉब कर रहा था पहले, फिर अब यूपीएससी की तैयारी में आ गया था, तो लोगों को अभी भी सही-सही लग रहा था सब कि हाँ, बंदा सही काम कर रहा है। लेकिन सडनली अगर मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के फिर आर्ट्स की तरफ चला जाता तो वो क्वेश्चन अराइज़ होते कि क्या कर रहे हो फिर? और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था उन सबको आंसर जवाब देने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वापस से जॉब लिया जाए और पार्ट टाइम ही करेंगे लेकिन पढ़ाई करेंगे उसके साथ। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करना है और अच्छे से सीखना है कि क्या हो रहा है, कैसे सब कुछ चल रहा है। तो फिर मैंने वो सिटी ही छोड़ दी, पहले मैं गुवाहाटी में था, तो आसाम की सिटी के अंदर माना जाता है। फिर वहाँ से मैंने ट्रैवल किया, मतलब फार ईस्ट में, ठीक है? डिब्रूगढ़ में हूँ अभी, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर में पड़ता है, बहुत दूर है, बहुत आइसोलेटेड सा है, शांत है, बहुत पीसफुल। तो यहाँ अच्छा लग रहा है पढ़ाई करके भी और काम करके भी। तो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने काम किया, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो जब मैं पढ़ाता था, तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए टाइम बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि हेक्टिक रहता है शेड्यूल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें मतलब मन नहीं करता है, क्योंकि थक जाते हैं और एग्जॉस्ट हो नहीं जाते हो हैं पाता पूरा। पढ़ाई, हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ऐसे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे लिए सब पैसा सब कुछ नहीं होता है, होता था, अब तब भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, नॉलेज के लिए काम करना है, क्योंकि उससे जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल का होता है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा बिल्कुल। सकती। अंडरस्टैंडिंग, वो कौन बोला था? लियोनार्डो डा विंची ने कहा था कि हम्म। अंडरस्टैंडिंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेज़र। तो समझ में आने का जो खुशी है वो किसी में नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि मैंने छोड़ा, वो जॉब भी छोड़ा। छोड़ कर के एक ऐसा जॉब ढूँढा जहाँ मुझे समय बहुत कम से कम देना होता था, कि टाइम मिले थोड़ा-सा पढ़ाई करने के लिए। तो फिर एक कॉलेज में काम करना स्टार्ट कर दिया, अभी भी हूँ। तो सब कुछ अच्छा है वहाँ पर, है ना? पढ़ाई मतलब काम भी अच्छे से चल रहा है और पढ़ाई भी। तो उसी दौरान 2023 के आसपास मुझे लगा कि नहीं, अभी एकेडमिक्स की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ किताबें पढ़ के तो कुछ होगा नहीं। अगर पढ़ाई हाँ। कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको प्रोफ़ेशनली आगे लेके जाया जाए। फिर हमारे डिब्रूगढ़ में ही यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी बोल के, तो वहाँ जाके बातचीत की प्रोफ़ेसर से, तो समझ में आया कि नहीं, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं और काम के साथ पढ़ाई करके भी मतलब आगे करियर में आगे बढ़ सकते हैं। जो रेगुलर कोर्सेज़ के थ्रू कर सकते हैं, वो सब कुछ डिस्टेंस में पढ़ाई करके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर रिसर्च में जाना हो या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जाना हो, तो वो सब कुछ पॉसिबल है, इवन इफ यू आर डूइंग फ्रॉम डिस्टेंस, ऑनलाइन कोर्सेज़। तो वहाँ से फिर मैंने एडमिशन किया 2023 में, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में ही मैंने पीजी स्टार्ट कर दिया था। फिर अभी 2025 है, तो 2025 में अभी मैं 4th सेम में हूँ, खत्म हो गया है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी चल रहा है, एग्ज़ाम ही चल रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है। तो इसी बीच मैंने आपका आपकी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब में, कि मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए। तो कौन-कौन से एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं सोशियोलॉजी को? क्या-क्या एग्ज़ाम्स दिया जा सकता है? फिर समझ में आया कि एक तो यूजीसी नेट है, एक गेट है, और बाकी तो पीजी लेवल में कोई ज़्यादा हाँ। स्कोप नहीं है। इवन देयर इज़ नो मच स्कोप, तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये 2 जो ऑप्शंस हैं, इन दोनों को एक्सप्लोर करना है, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। फिर यूट्यूब में वीडियो सर्च किए, तो आप
से मतलब जान पहचान हुआ, नहीं मैम अच्छा पढ़ाती हैं। तो यूट्यूब के वीडियोस देख कर के ही बहुत कुछ मेरा कवर हो गया था सिलेबस, बट स्टिल आई वाज लैकिंग दैट गाइडेंस, जो मुझे एक मतलब सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना था, हैंड होल्ड सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था, हाँ, बिल्कुल। अगर बैकग्राउंड भी होता तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ जान पहचान रहता है, तो गाइडेंस के लिए हम लोग जा सकते हैं कि सर थोड़ा बताइए, मैम हेल्प कीजिए। लेकिन वो वाला मेरे साथ नहीं था, कोई जान पहचान नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। तो उस सिचुएशन में मुझे ऑनलाइन ही सही एक गाइड और मेंटर की ज़रूरत थी, जो मैंने आपके रूप में पाया। और उसके बाद से जो हुआ सब कुछ बदला, और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट भी क्लियर हुआ, जेआरएफ रह गए थोड़े से नंबर के लिए, और फिर उसके बाद गेट का एग्ज़ाम हुआ, गेट में भी ऑल इंडिया रैंक 24 है मेरा। तो यही सब हो रहा है, अब कैसे हो रहा है आई डोंट नो, बट आई वांट टू गिव ऑल द क्रेडिट्स फॉर दिस थिंग्स टू यू मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। चलो थोड़ा सा यूजीसी नेट और गेट के बारे में बात करते हैं। तो यूजीसी नेट, जैसे आपने बोला कि कोर्स आपने लिया, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऑलरेडी आप वर्किंग थे, तो जो टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए आप क्या टिप्स दे सकते हो? जैसे बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, और यूजीसी नेट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग देखें ज्यादातर ऐसे ही स्टूडेंट्स देते हैं जो कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं, मतलब या तो उनका मास्टर्स चल रहा है या वो कहीं ना कहीं जॉब करे, क्योंकि इस स्टेज में हम लोग अपनी लाइफ में आ जाते हैं ना। अगर जनरली भी हम लोग देखें तो एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि नहीं अब कुछ करना ही है। जैसे मुझे लगता है मेल्स के ऊपर तो और भी ज्यादा होता है, ऑल दो सब बोलते हैं कि फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बट आई पर्सनली फील्स कि मेल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है कि आपको एक स्टेबल जॉब करनी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो या फीमेल्स के ऊपर भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए कि जॉब के साथ भी हम लोग, यूजीसी नेट है, जैसे आपने दोनों एग्जामिनेशन अच्छे से काफी टॉप रैंक के साथ ही क्लियर किए हैं, तो यूजीसी नेट गेट के लिए कैसे आपके लिए क्या चीज आपके लिए वर्क की है? अम, मेरे को ये लगता है मैम कि जॉब के साथ भी कैसे मैनेज पढ़ाई मैनेज करनी चाहिए। हम्म। अ, तो क्योंकि मेन मेरे ख्याल प्रॉब्लम में, वो टाइम, लैक ऑफ टाइम की आती है, जैसे आपने हाँ बोला हाँ, कि नहीं चार नहीं, पांच घंटे बस, इससे ज्यादा तो हम लोग दे भी नहीं हाँ सकते क्योंकि ऑलरेडी आप दिन भर करके आते हो। तो वो 4-5 घंटे में हम ऐसा क्या करें कि हम लोग बाकी जो स्टूडेंट 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं उस लेवल की हम लोग प्रिपरेशन कर सके, जो आपने पर्सनली हाँ की है हाँ। अपनी प्रिपरेशन में? नहीं, 8-10 घंटे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है कि किस इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो, हम्म। मतलब कितनी ज़्यादा मन लगा करके पढ़ रहे हो। तो अगर पढ़ाई के साथ आप जुड़ रहे हो तो वो 1 घंटा भी काफ़ी होता है कभी कभी। हम्म। और अगर आप जुड़ नहीं पा रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी पालन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप 10 घंटे 12 घंटे भी क्यों नहीं पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। तो बिल्कुल। उससे घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कितने घंटे आप पढ़ रहे हम्म। हो। और जॉब और पढ़ाई का जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, दोनों को कोऑर्डिनेशन मिला कैसे? करके पढ़ना। हम्म। हाँ, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। तो उसको मेरे ख्याल में, आपने पूछा कि जॉब के साथ भी कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, या पढ़ाई के साथ भी कैसे पढ़ाई हम्म। जॉब कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जॉब के साथ ही पढ़ाई करनी चाहिए, भी हम्म। नहीं, जॉब के साथ ही पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई के साथ ही जॉब करनी चाहिए। क्योंकि इस मतलब क्या होता है कि ना, जब हम पढ़ाई में घुस जाते हैं तो हमको लगता है कि हम स्टूडेंट हैं, हमको हम्म। इनकम नहीं करनी चाहिए। एक माइंडसेट है इंडिया में हम्म। कि हम तो सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, बाकी देखा जाएगा, जब एग्जाम में बैठेंगे क्लियर हो जाएगा तो फिर कुछ हो जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो पढ़ना है। उसी तरीके से जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग है, हम्म। उनको लगता है कि नहीं, हमको तो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, पढ़ाई बहुत कर चुके हैं, अब हो गया, अब इनकम करना है। तो दोनों ही बहुत खतरनाक है मेरे ख्याल में, है ना? क्योंकि अब पढ़ाई छोड़ दोगे तो नॉलेज आप नहीं गेन कर पाओगे, और कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो इवन इफ यू आर वर्किंग, पढ़ाई करते रहनी चाहिए। आप या तो कोर्स लीजिए, ना लीजिए, हम्म। कोई बात नहीं, एटलीस्ट पढ़िए, वो मेरा मानना है सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, तब भी आपको ये सोचना है कि मैं कैसे इकोनॉमिकली अपने आप को बेटर ऑफ पोजीशन में ला सकूं, हाउ टू बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए भी सोचना है।
तो ये बाइनरी नहीं है कि ये है या वो है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री में आप देखेंगे ना, तो वो पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, क्योंकि नॉलेज की महत्व उनको मालूम है, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसका भी महत्व मालूम है। और हमको किसी की महत्व नहीं मालूम है, तो हिट एंड ट्रायल में चलते रहते हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही करो, मतलब कुछ नहीं पता क्या होगा, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। और मतलब इसलिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि आप बताइए कि मुझे क्या करना है। आप खुद एनालाइज कीजिए ना अपने लाइफ को, कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ लाई करती है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। और अगर आप पीजी कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तो चूज करके ही किया होगा ना आपने। पीजी तो लोग चॉइस, वो एक चॉइस होता है, वो आपके ऊपर थोपी नहीं जाती। हाँ, बचपन में आप कहाँ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, वो वहाँ चॉइस नहीं होती, बट पीजी तक आते आते काफी हद तक वी हैव चॉइसेस इन आवर हैंड्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर जिस सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हो वो, और वो आपका चॉइस था, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, मतलब क्या है कि चॉइस ही गलत था, या तो आपने सोच समझ करके डिसीजन लिया ही नहीं था, या फिर किसी को देख करके, या वो भी कर रहा है मुझे भी करना चाहिए, दोस्त कर रहा है तो इवन होता है। मतलब आई शुड ऑल्सो। हाँ, तो ये बहुत गलत है ना। तो मुझे लगता है कि इसी चीज को एड्रेस करने के लिए अभी मतलब जो डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी हो, एनईपी, तो वो उस डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव है कि लोग पढ़ाई भी करें और काम भी करें। और स्किल बेस्ड एजुकेशन भी उसी डायरेक्शन में है कि लोग नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, पढ़ाई भी करें और कुछ ना कुछ स्किल सीखें, ताकि वो अपना रोजगार भी अर्न कर पाए, और उधर डिस्टेंस में भी पढ़ाई भी चलता रहे, तो नॉलेज और वर्क दोनों एक साथ चले। तो ये मेरे ख्याल में अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं। नॉलेज इज नॉलेज, ठीक है, कोई आर्ट्स साइंस कॉमर्स नहीं, कुछ नहीं होता है, वो सब मेंटल स्ट्रक्चर्स है जो हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है। और फिर डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाया हुआ है वहां तक सीमित है, डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं कि अगर मैं साइंस का हूँ तो आर्ट्स वाले तो मेरे से नीचे है। वो कास्ट सिस्टम पढ़ाई में भी चल रहा है, मतलब हायरार्की जो है ना, स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये सब नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, सब कुछ चल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। कोई भी पढ़ाई है, कुछ भी कंसेप्ट हम सीखते हैं तो उसका कोई यूज है, ऐसे ही तो वो किताब में नहीं है ना। तो वो उसको हम लोग मतलब स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। और वाकई में जब मैं ह्यूमैनिटीज की तरफ आया तो काफी सारी चीजों के बारे में पता चला कि नहीं यार, ये सब ऐसे नहीं हो रहा है। देयर आर पीपल बिहाइंड these थिंग्स, देयर आर माइंड्स एंड थिंकिंग बिहाइंड these थिंग्स। और यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान एक और चीज जो मुझे समझ में आया कि ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और वो उस पढ़ाई में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जो जिन थिंकर्स को पढ़ रहे हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे ना। जैसे कि कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, मैक्स वेबर पढ़ रहे हैं, है ना, एडम स्मिथ पढ़ रहे हैं, डुरखाइम पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं थे। ऑल दीज वेर स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। एंड इनको पढ़ के हमको नौकरी निकालनी होती है, यानी कि नौकरी निकालने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको समझा जाए। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर इनको पढ़ के मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, तो फिर तो ये मेरे से बड़े हुए ना, ये इनका इम्पोर्टेंस समाज में ज्यादा है। तो क्यों ना इंटेलेक्चुअलिज्म में ही जाया जाए, रेदर देन कि इनके थ्योरीज को पढ़ करके मुझे नौकरी लेनी चाहिए। तो वो मुझे ज्यादा सुइटेबल नहीं लगा एक चॉइस। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, नौकरी नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार यही सब बोल रहा हूँ कि आप नॉलेज 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 के पीछे भागिए। ऑब्वियसली नॉलेज के पीछे भागना है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए या आईएएस आईपीएस नहीं बननी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाना है, या मुझे यूजीसी नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या मुझे रिसर्च में जाना है, अगर वो आपके अंदर से आ रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट किसी को देख करके कि वो बंदा मेरा रिश्तेदार है, क्या मेरा कोई सीनियर है, या मेरा कोई दोस्त है, उसने आईएएस निकाला है तो मुझे भी निकालना चाहिए,
तो फिर नहीं हो पाएगा। और आप बन भी जाओगे तो खुश नहीं होगे, ये भी याद रखना है। क्योंकि आपने किसी को कॉपी किया था। You have not followed your own self, your inner voice. You have not heard about. You have not listened to your inner voice. तो ये जो मिस्टेक हम लोग करते हैं कि मतलब ट्रेडिशनल स्टेटस को फॉलो करते रहते हैं कि ये इसने किया होगा तो सही क्या होगा। और इसी चीज से रिलेटेड एक बात और याद आ रही है। एक थ्योरी आपने पढ़ाया था मैम कि है ना, ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं तो सबसे ज्यादा सैलरी देते, क्यों देते? क्योंकि अगर नहीं देते तो वो करते ही नहीं वो काम, बिल्कुल। है ना। किसका? मार्टिन का था शायद, है ना। स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ा, डेविसन मूरे का थ्योरी। यस मैम, डेविसन मूरे का थ्योरी। तो अगर वो रेस्पेक्ट और फैसिलिटीज उनको नहीं दिया जाएगा तो वो उस काम की तरफ देखेंगे भी नहीं। इतना घटिया काम है, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अंदर से आपको जाना है जाइए, लेकिन वो फैसिलिटीज को देख करके आप अगर आप जा रहे हैं तो यू हैव नॉट अंडरस्टूड द गेम कि वो फैसिलिटीज आपको क्यों दिया जा रहा है। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और एनीथिंग, एनी जॉब, एनी वर्क व्हाटसोएवर। अगर आप फैसिलिटीज, पार्क्स, रेस्पेक्ट, स्टेटस को देख करके काम करना चाह रहे हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो इफेक्टिव तरीका नहीं है। वो एक वैलिड रीजन नहीं है काम करने का या पढ़ाई करने का। क्योंकि पहली बात तो आप सक्सेसफुल ही नहीं होंगे उस तरीके से, चांसेस बहुत कम है कि अंदर से नहीं आ रहा और जबरदस्ती हम मेहनत कर रहे हैं। बहुत कम चांसेस है कि आप सक्सेसफुल होंगे। एंड इवन इफ यू बिकम सक्सेसफुल, और गलती से जैसे 1-2% चांस है भी कि जोर लगा करके हो भी गए, तब भी यू विल नॉट बी हैप्पी। सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, खुश नहीं हो पाएंगे। तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब, मेरे ख्याल में। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। मतलब एक और बात छोटा सा याद आ रहा है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रैंडमली आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, कोलाइड हो रहा है और मैं बोलता जा रहा हूँ। ये बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता था इंजीनियरिंग के एंड तक, 4th ईयर तक। आई वॉज वेरी बैड एट स्पीकिंग, अभी भी बहुत खराब बोलता हूँ। बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एटलीस्ट बोलता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। वो जो डर हटा वो मुझे सोशियोलॉजी ने दी है, ठीक है। तो लोग जो पूछते हैं कि क्या मिला ये सोशियल ह्यूमैनिटीज में आगे, इतना अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए थे, आईटी इंडस्ट्री में चले जाते, लाखों के सैलरी विड्रॉ करते मंथली। मैंने कहा नहीं, मुझे जो मिला है वो ओनली आई नो दैट, ठीक है। जो मुझे मिला है और जो मिलने जा रहा है, अभी भी आई एम नॉट परफेक्ट, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, वो मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, बट आई एम हैप्पी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको जो करना है कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को मोटिवेट करके, समझा करके आप नहीं उनको पढ़ाई की तरफ ला सकते। if they don't have introspection, if they don't have outlook, if they don't have a positive um, idea about their own life and the world they live in, आप कितना भी कुछ कीजिए। क्योंकि मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, बच्चों को बहुत समझाते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो, जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना होता है फिर आपका दिमाग उल्टा खराब होता है कि कितना ही समझा है, कितना ही गालियां दी, ठीक है। तो फिर एक टाइम बाद छोड़ देते कि जो करना है करो, तुम्हारा ही लाइफ खराब होगा ना, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे रिजल्ट अच्छा हो जाने से। तो फिर वो बात है कि आप एनालाइज कीजिए अपने आप को कि क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं है। और इंटेंशन वही होना चाहिए कि समथिंग पॉजिटिव क्रिएट करना है, ना कि कुछ हासिल करना है। अगर हासिल करना मकसद है तो फिर मत करो। इन शॉर्ट, ओके मैम, बहुत बोल लिया मैंने, बिल्कुल, अब आप यूजीसी नेट की थोड़ा बोलिए। सा बात कर लेते हैं, मेन टिप्स वो मिल जाए जी स्टूडेंट्स जी को। जी मैम। तो जनरली कुछ ऐसी टिप्स जो आपको लगता है, जैसे आपको जो यूजीसी नेट गेट एग्जामिनेशन दोनों में हेल्प की, जैसे हम लोग सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी को हमें किस तरह से ऐसे प्रिपेयर करें कि वो यूजीसी नेट और गेट जैसे दोनों एग्जामिनेशन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं, तो किस तरह से ऐसे प्रिपेयर किया जाए, थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ भी आप बताओ। जैसे कि सिलेबस तो सेम है दोनों एग्जाम के हाँ, लिए, ऑलमोस्ट सेम है, 95% सेम है। 95% और कुछ एक, हाँ, एक दो टॉपिक्स वो मैटर भी नहीं करता है बेसिकली, और वो आप कवर भी कर देते हैं। मतलब अगर आप यूजीसी नेट पढ़ाते हो तो उसमें गेट का जो
छोटे जो हाँ, जैसे मैं एक्स्ट्रा हाइलाइट टॉपिक्स है वो कर भी देती हूँ आप कि कवर ये कर रहे। टॉपिक गेट में ऐसे हाँ पूछा गया ऐसे, तो वो हाँ, बिल्कुल। तो ये गेट का टॉपिक है, हम्म, तो वो आप बता देते हैं। तो मैं अब क्या बताऊँ, आपकी वीडियोस देख कर के ही मैंने दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं हम्म, अभी तक। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम्म, एक उस दिन टेलीग्राम ने एक हमारे बैच का ही शायद कोई एक दोस्त मैसेज किया था हम्म, उन्होंने कि आपका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, बहुत मेहनत की है मैंने, फिर भी नेट भी क्लियर नहीं हुआ, तो कुछ टिप्स दीजिए। तो मैंने बोला कि मुझे खुद नहीं मालूम कैसे हुआ है, मैंने तो सिर्फ मैम को ब्लाइंडली फॉलो किया है, उन्होंने जो कुछ बोला मैंने किया है और मेरा हो गया है। और आपको भी यही करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। हम्म, मैम को फॉलो कीजिए, वीडियोस देखिए, एक एक वीडियो, और सिर्फ एक बार नहीं देखना है, 3-4 बार देखना है एक ही वीडियोस को। हम्म, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक 110 या 11 वीडियोस हैं शायद आपके हाँ, हमारे बैच में। हम्म, तो उन 111 वीडियोस को आप एक राउंड देखने से आपको सफिशिएंट नहीं होगा, वो 3 बार देखिए। हम्म, 3 राउंड लगाइए 111 वीडियोस के, टू हाँ, एक्स स्पीड में देखिए, जो जैसे आपको ठीक लगता है। हम्म, स्पेशली अगर आप मेरे टाइप के हैं कि आपको नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो वीडियोस ही आपके नोट्स हैं। बार बार देखिए, इतना देखिए कि वो मन में छप जाए कि क्या कंसेप्ट क्या था, किसने बोला था। इवन जो डेट्स होते हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो वो डेट्स भी याद होने लग जाते हैं अगर आप बार बार देखते हो। और हाँ, मेरा तो एक ये होता है, एक स्ट्रेटेजी कहें या जो भी है, एक अप्रोच ये है कि पढ़ाई को मूवी की तरीके से देखना है, ठीक है, बिल्कुल। वीडियोस को। जैसे हम लोग मूवी देख रहे हैं ना, तो मूवी हॉल में तो वो हम एक लोग बार में पेन देख के और भी पेपर याद लेके हो नहीं जाते। जाती है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो वहां हम लोग कॉपी पेन लेके नहीं जाते, फिर भी एक एक डायलॉग याद होता है, स्टोरी याद होती है, और बिल्कुल। उसको एक ही बार देखते हैं, बार बार नहीं देखते। हम्म, लेकिन पढ़ाई में ऐसा क्या हो जाता है कि हमको लिखना भी पड़ता है, नोट्स भी बनाना होता है, वीडियोस भी देखनी होती है, डाउट भी पूछना होता है, फिर मॉक टेस्ट दो ऊपर से, और तब भी भूल जाते हैं एग्जाम में कि क्या था। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं है, और वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट होना आपको बहुत टॉपिक के जरूरी ऊपर, है, बिल्कुल। हाँ, हम्म, उस टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको वीडियोस को बार बार देखना है, जितना हम्म, ज्यादा आप देखोगे, क्योंकि मूवी में वो ग्रिप आपको बना दिया जाता है, पीछे से डायरेक्टर काम करते हैं, बहुत सारे हम्म, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको साइकोलॉजी मालूम होती है कि आपको कैसे एंगेज करना है। बिल्कुल। बट पढ़ाई में तो सिर्फ टीचर है और स्टूडेंट है, तो हम्म, वहां आपको वो माहौल नहीं, और होगा भी तो वो तो पढ़ाई है ना, हम्म, क्योंकि पढ़ाई को तो मतलब बोरिंग चीज माना ही जाता है बचपन से। खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, तो हम्म, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दोनों में फर्क क्या है। खेलने में इनफैक्ट मेहनत ज्यादा लग रहा है आपको हाँ, लेकिन उसमें आपको मजा आ रहा है। पढ़ाई तो बैठ करके पढ़नी है, फिर भी हम्म, उसको उसमें मजा नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि ये कहाँ से क्या, मतलब किसने ये बताया कि पढ़ाई बोरिंग चीज होती है। हम्म, तो इसको फिर से रीथिंक करने की जरूरत है। तो मैं क्या कह रहा था कि वीडियोस को बार बार देखिए, जो 110 वीडियोस है उनको हम्म, एक बार एक राउंड लगाइए, फिर उसके बाद पहले राउंड में ना कोई नोट्स, ना कोई रिविज मॉक टेस्ट, ना कोई क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना है। हम्म, सिर्फ क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपके द्वारा, उसको मतलब विदाउट हेल्प, आप तो आंसर बताते ही हैं बाद में, उस आंसर के ऊपर डिपेंड किए बिना खुद से उसको सॉल्व करना है, जो एक दो क्वेश्चन हर एक वीडियोस में आपके आते हैं। फिर एक राउंड जब कंप्लीट हो गया, सेकेंड राउंड में आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट होता है कि हाँ क्या बोल, मतलब कंसेप्ट क्या था, हाँ, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में थिंकर क्या बताना चाह रहा है। हम्म, क्योंकि सिर्फ वर्ड वर्ड के ऊपर हम लोग जाएंगे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा कि शब्द, हाँ, जैसे होता है ना कि सोशल एक्शन, तो सोशल एक्शन तो वेबर भी बोल रहे हैं और उधर पर्सन भी बोल रहे हैं, हाँ, तो पर्सन के एक्शन और वेबर के एक्शन दोनों में फर्क है। तो हम्म, वर्ड को पकड़ना नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ना है कि किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है बात। हम्म, एक एग्जांपल है बस। तो उसी तरीके से हर एक चीज के ऊपर आपको एनालिसिस करना है कि क्या बताया जा रहा है, ना कि शब्द क्या है। वो तो बिल्कुल। जरूरी है ही आंसर करने के लिए, बट व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। और वो एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार देखिए, और तब फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो ये मेरा स्ट्रेटेजी रहा बेसिकली। और हाँ, उस तरीके से पढ़ेंगे तो नेट भी अच्छे से कवर हो जाएगा, गेट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस सेम है। और पेपर वन या फिर गेट में जो वो होता है जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। तो हम्म, जनरल एप्टीट्यूड, तो उसका मेरा बैकग्राउंड क्योंकि इंजीनियरिंग है, तो हाँ, उसमें मैं कंफर्टेबल था पहले से।
जनरल एप्टीट्यूड में हम्म, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे मेरे गेट में इन हाँ जनरल एप्टीट्यूड, बाकी सही सब। और नेट में पेपर 1 में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग तो आता नहीं है, उसमें बहुत सारे चीजें बहुत और हैं, सारे डायनेमिक जैसे टॉपिक। हाई एजुकेशन हो गया, हम्म, हाँ कम्युनिकेशन हो गया, और बिल्कुल। भी बहुत कुछ है जो जिसमें मुझे नया लगा कुछ कि हाँ, नहीं ये तो पढ़ना पड़ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना नहीं पड़ रहा है, वो एक ही बार हो एक गया। क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, हो गया। लेकिन हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इन टॉपिक्स को बाकायदा पढ़ना पड़ रहा है, और पढ़ना यानी कि वीडियोस देखना, क्योंकि हाँ, पेपर 1 में भी टीचर्स काफी अच्छे से पढ़ाते हैं जेआरएफ अड्डा में। सारे टीचर्स को मतलब पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं सारे टीचर, हम्म, रचना मैम, अदिति मैम इनफैक्ट, तो उनको थैंक्स करना मैं भूल गया था, तो थैंक यू अदिति मैम ऑल्सो फॉर दिस इनिशिएटिव ऑफ योर्स, आपकी वीडियोस देख करके। हालांकि मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस रहा है, मैम का भी कंप्यूटर साइंस ही है, बिल्कुल। फिर भी इतने साल हो गए कि मैं सारे कंसेप्ट भूल चुका था, ठीक है। फिर हम्म, आईसीटी में जब मैंने अदिति मैम के वीडियोस देखे तो सब कुछ रिकॉल होना स्टार्ट हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। और ऑल द टीचर्स, रचना मैम, आप, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जेआरएफ अड्डा इज अ कंप्लीट पैकेज। अगर आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए, जेआरएफ अड्डा में आप बेझिझक कोर्स ले सकते हैं, परचेज कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। हम्म, अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर लूंगा, और सब्जेक्ट के साथ प्यार है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, फिर आप जेआरएफ अड्डा में आइए और आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो। सो बिल्कुल। सो और कुछ आपको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन में जरूरी है, जैसे कुछ भी मतलब शॉर्ट में अगर आप ऐसे बताना चाहो, जैसे आज के टाइम पे ना बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारा एनटीए जो है काफी न्यू क्वेश्चंस भी हमारा डालने लगा है, जैसे कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स अगर पूछ लिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए, तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं ना कि हम लोग थोड़ा, हमारा माइंडसेट अलग आज के टाइम पे होने लगा है कि हम वो हाई कट ऑफ से या तो बहुत ज्यादा डरने लगे हैं, और या फिर हमारा वो जो पूरा ध्यान है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में ही जा रहा है। तो एक चीज जो मुझे जो आपने भी बोला था कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपका क्या अप्रोच रहा था कि ये जो न्यू क्वेश्चंस है उन पे हमें ज्यादा ये जो 5-10% जिनके आने के चांसेस, और ऐसा भी नहीं है कि वो उतने बार बार रिपीट होंगे, मतलब उनके चांसेस बहुत कम होते हैं, 80% जो सिलेबस है हमारा उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्लासिकल थिंकर्स आपको हमेशा पूछे ही जाएंगे, चाहे आप कभी भी पेपर दो, कोई सा भी पेपर दो, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्लासिकल थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स आजकल ये जो मिस्टेक कर रहे हैं कि हम वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में इतने ज्यादा जा रहे हैं, या जो न्यू कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें हमारा फोकस ज्यादा जा रहा है और मेन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये चीज कैसे हैंडल करें, मतलब कि एग्जैक्टली, क्या न्यू कॉन्सेप्ट्स को आई फोकस थिंक, करना चाहिए या मेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हमें जाना चाहिए? जी मैम, आई थिंक सबसे ज्यादा मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था जब बिल्कुल। हमारी कोर्स चल रही थी, और सबसे ज्यादा डर मेरे को ही था कि मैम कुछ बताइए कि क्या करना है। हम्म, क्रोनोलॉजी इतनी ज्यादा, मतलब उसके ऊपर हम्म, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि मेन कोर्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स हाँ, क्लियर करें, या क्रोनोलॉजी के डेट्स याद करें। तो बिल्कुल। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, हम्म, दोनों पढ़ना हो रहा है, पढ़ रहा है। और मतलब बोरिंग भी होता है ना कि डेट्स अब कितना याद करोगे, हाँ, उसमें तो और कुछ मतलब उनका समझने एज वाला सच चीज कोई है भी नहीं। रेलेवेंस भी नहीं है आगे फ्यूचर में हाँ अगर हाँ, आप देखो। और पूछ करके क्या पूछना चाह रहा है, ये आपने हाँ, भी कहा था वो क्लास में। बिल्कुल। तो मतलब उस चीज का डर मुझे ज्यादा था, सबसे ज्यादा। तो हम्म, आपसे पूछा भी था क्लास में कि मैम क्या करे क्या ना करे, कुछ बताइए। फिर आपने सजेशंस भी दिए थे कि हम्म, ज्यादा इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है, जो मेन कोर टॉपिक्स है, जिनके हम्म, ऊपर क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो हम्म, आपकी कंसेप्चुअल चीजें हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। और 80 से 90% क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछा जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो एक डर बना रहता कि हाँ, मतलब बिल्कुल। इतने सारे क्वेश्चंस, एक दो आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन 10-12 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, हम्म, क्रोनोलॉजी के ऊपर, वो 2024 में कुछ ज्यादा ही पूछ हाँ, दिया था अगस्त में कुछ ज्यादा होता, इस बिल्कुल। बार। इस बार लेकिन ठीक था हाँ, फिर अगस्त भी। में, दिसंबर में ठीक है, हाँ हम्म, हाँ, 3-4 ही था, वो चलता है। लेकिन डर काफी ज्यादा था कि क्या करे ना करे। हम्म, फिर आपने जब एडवाइस किया कि इसको लेकर के सोचना नहीं है, फिर मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं। हम्म,
वो आपने एक बात कहा था कि हैंडबुक के पीछे जो डेट्स लिखी होती थी चीज़ों की, हाँ, बुक्स एंड ऑथर्स, हुँ, कांसेप्ट्स, तो और सोशल मूवमेंट्स की डेट्स, हाँ, तो हाँ, वहाँ से आप रोज़ का मतलब पढ़ लो थोड़ा-थोड़ा बस उसका एक बार उसको रीड देखना, लगा लो। हाँ, हाँ, पढ़ लो। उसमें से उसको सिर्फ़ थोड़ा-सा आँख फेर लो। अब पढ़ने के लिए नहीं कहे थे आपने, सिर्फ़ एक बार देख लेना, मतलब उसको देख कर के जाना है। तो उसको देखना स्टार्ट किया, थोड़ा-थोड़ा, मतलब हुँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा करके नहीं, एक बार हुँ, ऊपर-ऊपर से देख लिया। तो वही किया। बाकी जो मेन फ़ोकस मेरा रहा था कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। हुँ, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, हुँ, थिंकर्स के जो आइडियाज़ हैं, जो थ्योरीज़ हैं, अगर वो आपको नहीं मालूम होगी तो आप क्रोनोलॉजी याद करके क्या ही कर लोगे, बिल्कुल। है ना? और अगर एक बात ये मैंने डिस्कवर किया मैम कि हुँ, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है ना, तो हाँ, क्रोनोलॉजी भी याद हो जाता है अपने आप। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर पहले आया था, फिर सुसाइड आया था। हुँ, तो ये आप अगर आपको ये नहीं मालूम कि डुरकheim कौन है, तो ये 2 चीज़ आपको याद नहीं रहेगी कि हुँ, डिवीज़न ऑफ लेबर पहले आया था या सुसाइड पहले आया था। हुँ, लेकिन इफ यू हैव स्टडीड डुरकheim इन डिटेल्स, तो आपको अलग से ये याद नहीं करनी है हाँ, कि सुसाइड 97, शायद 97 में आई थी, और 1897 हुँ, और डिवीज़न ऑफ लेबर 93 में आई थी। हुँ, तो वो आपको एक अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। यही कहना चाहता हूँ ऑल इन ऑल कि अगर आपको कांसेप्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हुँ, ग्रिप है, तो डेट्स भी याद हो ही जाती है। उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, और एक सवाल आपने पूछा था, शायद मैंने जवाब नहीं दे पाया था। वो टाइम को लेकर के, टाइम हुँ, मैनेजमेंट, है ना? उसको मैंने कुछ हुँ, और बोलने लग गया था। तो बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट का भी यही है कि जैसे अगर आप वर्किंग है भी या नहीं भी है, तो इफेक्टिवनेस मैटर्स कि कितना इंटेंसिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेदर देन कितने आवर्स आप लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास आवर्स है कि मैं तो सिर्फ तैयारी ही कर रहा हूँ और मेरा हुँ, कोई जॉब नहीं है, मेरा कोई पढ़ाई नहीं है, आई एम ओनली इनटू दिस यूजीसी नेट प्रिपरेशन, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ज़्यादा समय है। हुँ, आपको उस समय को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसके बारे में भी सोचना है। बिल्कुल। और किसी के पास अगर टाइम नहीं है कि मैं तो वर्किंग हूँ, बहुत सारे लोग मैरिड भी होते हैं, उनके पास फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, और कुछ लोग हायर स्टडीज में होते ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, पीजी भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, सब कुछ चल हुँ, रहा है। तो आपको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास टाइम कम है। हुँ, जैसे वो लोग खुश नहीं हो सकते, आप भी दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो मैटर करता ही नहीं है। आप कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास आधा घंटा भी है, हुँ, तो उस आधे घंटे को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, दैट मैटर्स। बिल्कुल। और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का एक एडवांटेज ये है, एक अच्छी बात है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो। आप हाँ, ट्रेन में जा रहे हो, हेडफ़ोन लगा के करके आप सुनो, लेक्चर सुनो, सही है। आप क्वेश्चंस लगाए। लेकिन साइंस और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको पेन और पेपर चाहिए, आपको एक क्लियर माइंडसेट चाहिए, आपको एक ड्यूरेशन चाहिए कि हुँ, आधा घंटा 40 मिनट तो मुझे बैठना ही है। 10 मिनट बैठ कर के आप कुछ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, इनको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप मेरा तो ये आदत था कि सुबह उठते ही मैं 10-15 मिनट का कुछ एक देख लूँगा आपका, मतलब हाँ, वो 10-15 मिनट में बिस्तर भी से छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते बहुत हो। कुछ हो जाता है। जैसे आँख खुला, हुँ, सीधा जेआरएफ अड्डा ऐप ओपन किया, या तो वो प्रिंट आउट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हुँ, पीडीएफ, पीडीएफ या तो पीडीएफ देखता था या आपका वीडियो प्ले हो जाता था। हुँ, उससे क्या होता कि नींद भी खुलती अच्छे से और हुँ, 2-3 कंसेप्ट भी अंदर चला जाता और बिल्कुल। टाइम भी सेव होता। ये चीज़ साइंस के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ, आपको एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। तो दिस इज़ एडवांटेज ऑफ हुँ, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, और इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाइए आप, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो टाइम मैनेज हो जाएगा उस हिसाब से। कभी भी मतलब 10 मिनट भी मिल गया ना, तो हुँ, ईयरफ़ोन लगा करके कुछ कांसेप्ट सीख लिया, तो वो बैठ जाता है अंदर। वैसे ही पढ़ना होता है, अगर टाइम का क्राइसिस है, और हुँ, वो पढ़ाई इफ़ेक्टिव भी होती है मैम, मैंने हाँ, ये बिल्कुल। नोटिस किया है। अगर आप बैठ कर के पूरा वो छठी 7वीं क्लास के बच्चों जैसे पढ़ रहे हैं ना, वो हुँ, जोर-जोर से याद कर रहे हैं हुँ, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई काम का नहीं होता है।
ऑन द गो, रश में, कभी समय नहीं है, आप थोड़ा सा 10 मिनट निकल करके कुछ देख लिया, कंसेप्ट समझ ली, कुछ एक किताब पढ़ा हुआ है उसको उठा के PYQ एक सॉल्व किया, वो ज्यादा काम में आता है लास्ट में, बिल्कुल। रेदर देन कि सिस्टमेटिक बहुत समय लेकर के 3-4 घंटे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। उसका भी हेल्प है, नो डाउट, हम्म। दैट इज ऑल्सो नॉट कि कोई काम का नहीं, वो करना है, बट जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की तरीके से जो हम लोग करते हैं ना, कि देख लिया रैंडमली, किताब उठाया, कुछ मिल गया, जो मैंने अभी अभी और कई बार के वही बारे में बात एग्जाम की, में हिट कर जाता है। हाँ, हिट कर जाते हैं, हम्म, और उससे अगर डायरेक्ट नहीं भी आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो समय का यूटिलाइजेशन हम्म, का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मतलब जब टाइम मिल रहा है तब कभी पढ़ो। भी हाँ, जब टाइम मिल रहा है कुछ ना कुछ देख लो मतलब, और बिल्कुल। उसको पढ़ाई के साथ नहीं जोड़ना है। हाँ। अगर आप अपने माइंड को बोलोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो फिर माइंड रिएक्ट करता है, इट रिवॉल्व, हम्म। कि तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई तो बहुत गलत चीज है, तो वो आपको पढ़ने नहीं देगा। बिल्कुल। इंस्टेड आप ये समझाओ कि मैं तो कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो कुछ देख रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, और मजा आ रहा है, तुम टेंशन मत लो, तो तब माइंड रिएक्ट नहीं करते, और हम्म, वहां से आपको बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए, तो ये चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखा मैंने आज के ये जो सेशन हमारा हुआ, जो आपका पढ़ाई को लेके माइंडसेट है, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह यस। या बर्डन की तरह समझोगे, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट को आई थिंक डाटा भी था अपने बैच में, ये आता है ना कि मैम ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो इस माइंडसेट के साथ आप नहीं चल सकते, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जहां आप खुद प्रोफेसर बनने के बारे में सोच रहे हो, तो आप उस चीज को इस तरह से लो ना कि यार वाओ आज ये पढ़ते हैं तो ये हम लोग आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, या ये चीज हमें आगे रिसर्च हाँ, में काम आएगी, तो इस माइंडसेट के साथ आप एग्जैक्टली। चलोगे ना, आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट को लेकर रोना नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं। जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ो। आपको अगर 10 मिनट का टाइम मिल रहा है ना, तो 10 मिनट में भी मुझे लगता है एक थियरी आप कवर कर सकते हो, जो जैसा वाहिद जी ने भी बताया। तो ये चीज आप फॉलो करो जब टाइम मिल रहा है। जैसे होममेकर्स है, इस बार मेरे बैच में जैसे दया गहलोत जो हमारे सोशोलॉजी बैच ठीक। में थे, होम मेकर है, उनकी छोटी बेची भी है, 3 साल की मेहनत के बाद उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया। तो वो चीज है कि वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया, या अगर आपने उनकी स्ट्रेटेजी देखी हो, वो भी मैंने आपको शेयर किया था कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ये भी बहुत मैटर करता है। जरूरी नहीं है हर बार कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, मतलब कॉन्सेप्ट पता है तो वो तो अच्छी बात है, बट आप क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगा पा रहे हो, कैसे चॉइस एलिमिनेशन लगा पा रहे हो, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। जैसे अल्टीमेटली वो 3 आवर्स में आपको एग्जामिनेशन देना है, तो वहां पे आप क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हो ना, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीज भी आपको फॉलो करनी है जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हो। और नेक्स्ट चीज जो है, अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग देखो। सबसे पहले जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको ये चीज क्यों करनी है। अगर आपको इंटरेस्ट पता है, आपका मोटिव अगर बहुत स्ट्रांग है, तो आप कोई भी जो डिफिकल्टी उसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो न्यू पैटर्न के जगह आजकल हमारा बहुत माइंड जा रहा है कि इतने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो चीज भी है, वो चीज भी डील करनी है, बट एक लिमिट तक। उससे ज्यादा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आप लोगों को ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी एंड इस एग्जामिनेशन को भी क्लियर करने में, चाहे आप नेट दे रहे हो या गेट दे रहे हो। गेट में आपको इवन मुझे लगता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ज्यादा पूछे जाते हैं नेट के कंपैरिजन में, वहां पे इतने ज्यादा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एज सच नहीं पूछे जाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। और कुछ लास्ट मिनट जो आपको लगता है बोलना चाहो, फिर हम अब लोग अपना सेशन वाइंड अप करते हैं जल्दी से कुछ भी। बोलना तो क्या ही बोले बहुत कुछ बोल चुके हैं। और क्या जेआरएफ पता पढ़ा ने शायद आपको और कुछ भी जेआरएफ पढ़ा की तरफ से या कोर्स में जो आपको कुछ स्पेशल मिला हो जो स्टूडेंट को हेल्प कर सके। नहीं नहीं, मतलब जो मिलना था, जो मिला है बहुत मिला है, मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ। और बिल्कुल। थैंक्स टू यू मैम हम्म, एंड द एंटायर JRF अड्डा टीम की उनके जो ये जो मतलब आप लोग के सिस्टम में जो कमिटमेंट है, बेसिकली हम्म, इन शॉर्ट कमिटमेंट जो है, कि बच्चों को अपने अपने फैमिली के जो परिवार के लोग मेंबर्स की तरीके से ट्रीट करना, कि बच्चों का सिलेक्शन मतलब आप हम लोग के टीचर्स के सक्सेस के साथ उसको जोड़ देना, और हाथ पकड़ पकड़ के मतलब बच्चों को पढ़ाना कि हम्म, आपको तो करना ही है, और डांटना भी नहीं, प्यार से समझाना।
मतलब ये जो एक माहौल है ना, ये एटमॉस्फेयर मेरे को अलग लगा, क्योंकि मैं टीचिंग में ही रहा हूँ लास्ट 5-6 ईयर्स। अलग अलग कोचिंग में काम भी किया है। अच्छे हैं, हर जगह अच्छे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। मतलब ये मतलब एक परिवार जैसा है लोगों को, मतलब बच्चों को जो दिया जाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आप लोग देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। लेकिन अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा ना। तो अपने ऊपर है अल्टीमेटली। एग्जाम तो स्टूडेंट को लिखना है, टीचर तो जाके नहीं लिख सकता है। तो जेआरएफ अड्डा की तरफ से मुझे बहुत कुछ मिला है, और शायद उससे कहीं ज्यादा जो मुझे समझ आता है अभी, जो मुझे लगता है कि मुझे मिला है, इन रियलिटी शायद उससे ज्यादा मिला है। क्योंकि अगर मैं विदाउट योर सपोर्ट खुद से प्रिपरेशन करता, सेल्फ स्टडी करता, तो शायद मेरा नहीं होता। ये फैक्ट है। और उस चीज को इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है आपके प्लेटफॉर्म से, आपके द्वारा, कि उसको इतना मतलब स्मूथ कर दिया गया है मेरे जर्नी को, कि मैं फील भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना हेल्प हुआ है मेरे को। तो वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आ, मेहनत करते रहनी चाहिए, ठीक है। टीचर के ऊपर फेथ रखिए। अगर आप स्पेशली अगर आप जेआरएफ अड्डा टीम के साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो टीचर्स के ऊपर ब्लाइंडली आप बिलीव कीजिए। जो कह रहे हैं वो उसको आग मूंद करके मानिए। हर एक टीचर, सिर्फ आपके सब्जेक्ट के टीचर नहीं, या कोई टीचर नहीं जो आपको ज्यादा कनेक्शन फील होता है जिनके साथ, हर एक टीचर जो बोलता है आपको, हो सकता है कभी लगे कि नहीं ये तो मेरे मेरे साथ, मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो रहा है जो टीचर बोल रहे हैं, उसको भी मानना है ब्लाइंडली। क्योंकि मतलब आपको नहीं मालूम, उनको मालूम है कि क्या आपको देना है क्या नहीं देना है। सो यू हैव टू रिसीव दोस गाइडेंस, और फिर उसके बाद मेहनत तो करनी है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालांकि मैंने भी बहुत ज्यादा कुछ अचीव किया नहीं है, जेआरएफ अभी बाकी है, करना है। वो भी जून मुझे पता 10th है में। जून में डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि बहुत आई थिंक थैंक क्लोज यू मैम। मार्जिन से आपने मिस किया है, तो वो मुझे पूरा बिलीव है यस। हो जाएगा। सेकंड थिंग इज पीजी अभी चल रही है, तो इसका भी टेंशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, परसेंटेज नहीं उठा तो फिर एडमिशन का वो सब। तो बहुत कुछ चल रहा है अभी भी। देखते हैं, होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और आपके आशीर्वाद जब तक है तो अच्छा ही होगा, आई थिंक, है ना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और जेआरएफ अगर हो गया जून में तो आपके साथ आपको मिलने बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे जयपुर। ये बिल्कुल। मेरे तरफ से एक, हम्म, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, आई एम कमिंग टू मीट यू। अगर जेआरएफ हो गया नहीं, हम्म, और मिलेंगे। हाँ, क्लासेस तो चल ही रहा है लाइव यूट्यूब में। हम्म, तो आप, मैं आपको मतलब देखूंगा, हम्म, आपसे मतलब क्लास करने का मौका मिलेगा। हम्म, लेकिन आप तो मतलब क्लास जब कर रहे होंगे तो मेरे आप मतलब मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, नहीं यही मैं नहीं कहना चाह रहा बिल्कुल कनेक्ट हूँ। होंगे। वन वे हो, यूट्यूब में वन वे होता है ना, तो हाँ हाँ बिल्कुल। मीटिंग में गूगल मीट में टू वे होता है। तो वो लास्ट शायद सितंबर या अक्टूबर में एक बार आपने लिया था ना ऑनलाइन, हम्म। हाँ मैं गूगल मीट। पेड में तो लेती रहती हूँ, अभी भी लिया था मैंने रिजल्ट के हाँ, बाद भी सब बहुत बार। हम लोग जुड़े थे उस सेशन में, हाँ तो वो लास्ट था। फिर अभी आज मिलकर के अच्छा लगा, फिर मिलेंगे कभी और। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस बार मैं नहीं गया कि यार जेआरएफ भी नहीं हुआ और कुछ काम भी था, नहीं नहीं कोई लेकिन नहीं। मन था। लेकिन जूही मैम से और आदिति मैम से और सारे टीचर्स से मिलने हैं जेआरएफ, तो वो है मन में। जी, जून में अगर हो गया तो डेफिनेटली वेलकम। बिल्कुल। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। आई होप ये जो स्टोरी है आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगी होगी, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आप लोगों को जरूर मिला होगा। जैसे हमारा मोटिव है एस्पायरिंग टू इंस्पायर, बस इसी चीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन बोले हमारे स्टूडेंट को, ऑल्दो ये काफी बड़े हैं, टीचर भी है, तो जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है सभी लोगों को। इसी तरह की और स्टोरीज आपके साथ लेकर आते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।